बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद उमर है। और मैं कॉमसर्ट्स में 2013 से हूँ। 15 मार्च 2013 को मैंने कॉमसर्ट्स ज्वाइन किया था, इस्लामाबाद कैंपस। मेरी जो रिसर्च फील्ड है वो मेडिकल इमेजिंग है, और इन पर्टिकुलर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में 4 डिफरेंट एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें मेनली तो इमेज रिकन्स्ट्रक्शन है। और उसमें जो है वो हम पहला जो मेजर एरिया है वो रिकन्स्ट्रक्शन के जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उस पर हम काम करते हैं। और बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एमआरआई का स्कैन टाइम है वो कैसे कम करना है। सो इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। अब किसी को कभी एक्सपीरियंस हो एमआरआई स्कैनिंग का तो टिपिकली 35 से 40 मिनट लगते हैं। तो हमने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं जिससे उसका टाइम काफ़ी कम हो गया है। बाज़ केसेस में तो चंद मिनट पे आ गया है। और दूसरा एरिया हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो हमने आजकल रिसेंटली उसको किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एमआरआई का स्कैन टाइम कम करने के लिए। और उसमें हमने काफ़ी पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, पेटेंट्स भी हम प्रोसेस करवा रहे हैं। तीसरा एरिया वो भी एमआर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में रूट करता है, और वो है चिप डेवलपमेंट। कि जो हम कोई भी एल्गोरिदम डेवलप करें या कोई भी रिकन्स्ट्रक्शन मेथड डेवलप करें, उसको हम एफपीजीए बेस्ड या चिप बेस्ड सोल्यूशन उसका दे दें, ताकि हम उसे किसी भी स्कैनर पे माउंट कर दें राइट ऑन द रिसीवर कॉइल सिस्टम, और उससे ये हो कि जो स्कैन टाइम है एमआरआई का वो बहुत कम हो जाएगा। एक और एरिया हम कंप्रेस सेंसिंग, और वो भी एडवांस मेथड्स हैं एमआरआई के। कंप्रेस सेंसिंग पे भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, जो कि कार्डिक एमआरआई यानी हार्ट के एमआरआई विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, उसमें हम यूज़ करते हैं कि उसका टाइम जो है वो किस तरीके से कम किया जाए। तो एक और एरिया जिसमें हमने बैक इन 2016 काम शुरू किया था, दैट वाज मैग्नेटिक रेजोनेंस फिंगरप्रिंटिंग, एमआरएफ। और एमआरएफ जो है वो एडवांस्ड वर्जन है एमआरआई का, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एमआरआई विल शिफ्ट ऑन टू एमआरएफ, मैग्नेटिक रेजोनेंस फिंगरप्रिंटिंग। और इसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे कुछ पीएचडी स्कॉलर्स ने भी काम किया है। हमारा यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट अथॉरिटी का एक पेटेंट भी है उसके बारे में, और वो भी अगेन हेल्प करता है एमआरआई के स्कैन टाइम कम करने के लिए। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें हम करंटली काम कर रहे हैं। जी, बेसिकली मैं मेरा जो ओरिजिनली ताल्लुक़ है दैट इज़ फ्रॉम सादिकाबाद, फार ऑफ एरिया इन द सदर्न पंजाब। और वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट तक वहाँ से ही पढ़ा। और एक स्कूल वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ थी जिसने बनाया था, इकरा पब्लिक स्कूल सिस्टम्स के नाम से। तो मैंने मैट्रिक जो है वो भी वहाँ से किया, और इंटरमीडिएट भी वहाँ से किया। और उसके बाद जो है वो फिर मेरा एडमिशन हो गया एट दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में, जो कि अभी दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची है। उस वक्त वो कॉलेज था, और उसकी अवार्डिंग डिग्री जो है वो अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन वाज एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, और फिर लेटर ऑन मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। तो वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। और उसी दौरान मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया टूवर्ड्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो कि विच इज़ एक्चुअली एप्लीकेशन है इसकी, कहना चाहिए इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है फॉर द ह्यूमन बॉडी, कि हम उसको ह्यूमन बॉडी में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए, या इमेजिंग के लिए, या फिर आर्टिफिशियल लिम्स डेवलप करने के लिए। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो मैंने फिर उसमें काफ़ी साथ के साथ अपने इंजीनियरिंग के साथ स्टडी किया। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, और वो ये है कि मैंने अपने अपने इंटरेस्ट से जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसी वक्त मैंने अपने इंटरेस्ट से अरबी और फ़ारसी भी सीख ली, विच वॉज नॉट एक्चुअली किसी भी करिकुलम का हिस्सा नहीं थी, मगर अरबी और फ़ारसी मैंने अपने शौक़ से सीखी। और उसका फिर आगे क्या फ़ायदा हुआ वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा कि उसने किस तरीके से हेल्प किया आगे मेरे करियर ग्रोथ में। तो बहरहाल जब मैंने मेरे ख्याल सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, बल्कि सेकेंड ईयर में था इंजीनियरिंग के दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची में, तो उस वक्त जो है वो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप
आपकी अरबी और फ़ारसी तो आपको आती है, तो आप जब छुट्टियों में जाओ तो आप बीए की क्यों नहीं एग्ज़ाम दे देते एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, अरबी फ़ारसी इस्लामियात के साथ एक क्वालिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगी। तो मैंने अरबी और फ़ारसी के साथ बीए के एग्ज़ाम्स दे दिए। मैं सेकेंड ईयर में था इंजीनियरिंग के, और इस तरीके से मेरा ख्याल है अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था मेरा इंजीनियरिंग का, तो मुझे बीए की डिग्री मिल गई फ्रॉम इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, जिसमें कि अरबी फ़ारसी और इस्लामियात के साथ थी, और मेरे उसमें अच्छे ग्रेड्स थे। तो फिर जब मैं कराची वापस आया तो वो समर की गर्मियों की छुट्टियों में मैं गया हुआ था उस वक्त अपने घर, तो वहाँ से ही मैंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तैयारी करके वो एग्ज़ाम्स दे दिए। और जब मैं कराची वापस आया तो मुझे फिर मेरे प्रोफेसर्स ने कहा कि अब इसको जो बीए तुमने किया है इसको देखो किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग में तो इंजीनियरिंग चल ही रही थी, फिर मैंने उसकी बेस पे कराची यूनिवर्सिटी में एमए अरबी में एडमिशन ले लिया। तो इंजीनियरिंग भी चल रही थी और एमए अरबी भी चल रहा था। अब उसमें फिर जब मुझे कोई एक साल गुजर गया एमए अरबिक में, तो मुझे जो प्रोफेसर थे वहाँ के अरबिक डिपार्टमेंट के कराची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि आप सही सही बताओ कि करते क्या हो, आप अरबी के स्टूडेंट लगते नहीं हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे शौक़ था अरबी का, तो मैंने अरबी में अरबिक डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया एमए अरबी में। तो उन्होंने कहा कि आपकी अरबी इतनी अच्छी है कि आप किसी भी वक्त प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे दे देना। अब आप ऐसा करो, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चले जाओ और वहाँ पे जाके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कराची यूनिवर्सिटी में ही। मैंने कहा जी अच्छा आइडिया है। तो मैंने वो एमए अरबी बीच में ही छोड़ा, मेरा ख्याल है शायद एक साल किया था, वो एक साल उसका बाकी था, और इरादा ये किया कि उसे मैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दूंगा। और फिर मैं चला गया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। वहाँ पे मैंने इवनिंग में एडमिशन ले लिया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये बात याद रहे कि मॉर्निंग में मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटी मेरा हो गया एक साल में, और अल्लाह का शुक्र है बड़ी आसानी से हो गया। फिर मुझे वहाँ के प्रोफेसर्स ने कहा कराची यूनिवर्सिटी के कि अब आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं कर लेते? अभी आपका इंजीनियरिंग का एक साल बाकी है, तो 6-8 महीने और लगेंगे, एमसीएस हो जाएगा। मैंने कहा जी ये भी अच्छी बात है। तो मैंने फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में इवनिंग में दाखिला ले लिया कराची यूनिवर्सिटी में। सो बाय द टाइम मेरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल हुई दाऊद कॉलेज कराची से, तो उस वक्त मेरा जो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस था वो भी तकरीबन 1.5 ईयर्स उसका गुजर चुका था। तो मैंने 6 माह और लगाए और मेरा जो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो भी मुकम्मल हो गया। तो इस तरह से उसी टाइम स्पैन के अंदर मेरे पास बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी आ गई, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ गया, और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस भी आ गई। और इसी दौरान मैंने ईरानियन कल्चरल सेंटर जो कि कराची में था, वहाँ से मैंने फ़ारसी ज़ुबान का 1 साल का कोर्स भी कर लिया। वो भी इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने कहा फ़ारसी ज़ुबान भी आनी चाहिए ताकि इकबाल के कलाम तक बराह रास्त जो है वो रसाई हो सके, और अल्लामा इकबाल का जो ज़्यादातर कलाम है वो फ़ारसी ज़ुबान में है। तो ये सब स्किल्स के साथ फिर जब मैं मेरी इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई तो फिर मैंने जॉब्स के लिए देखना शुरू कर दिया। अब उसमें ऑब्वियसली बहुत कंपटीशन था और डिफरेंट जॉब्स आती थी नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया, और ऐसे ही एक दिन मेरी नज़र से एक ऐड गुजरा जिसमें कि एक कंपनी थी कराची की, रिक्रूटिंग कंपनी। उन्होंने कहा जी हमें यूएई के लिए एक्सपर्ट सेल्स इंजीनियर्स चाहिए। अब उनको 4 से 5 साल एक्सपीरियंस के लोग चाहिए थे। तो मेरा भी इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट वेरी रिसेंटली आया था। और फिर साथ ही साथ ऑब्वियसली मेरे पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज की स्किल्स भी थी। मैंने वैसे ही एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये मेरी सीवी भी ड्रॉप कर दो, अगरचे उन्हें तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए, और आपको पता है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, सो दे लुक फॉर वेरी एक्सपर्ट पीपल। वो बिल्कुल फ्रेश इंजीनियर्स को तो नहीं लेके जाते। मगर वो जब सीवी मेरी पहुंच गई टीसीएस से पहुंच गई उन तक, तो वो उनके जो हायरिंग कंपनी थी उनके मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया। अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि ये कौन सी कंपनी है, क्योंकि दिस इज़ हाउ जो रिक्रूटिंग फर्म्स हैं वो ऐसे ही करती हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूट करती हैं ताकि उन्हें कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके इन द हायरिंग प्रोसेस। तो मैं इस तरीके से जो है वो मुझे उनकी कॉल आई, जी आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है आपकी, आप इंटरव्यू के लिए आएँ। तो खैर मैं इंटरव्यू के लिए गया। उस वक्त मैंने विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे दाऊद कॉलेज में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2-3 माह हुए थे मुझे वहाँ पे पढ़ाना शुरू करते हुए।
पढ़ाना शुरू किए हुए। तो फिर मैं वहाँ जाके मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपने अरबी कहाँ से सीखी और फ़ारसी कहाँ से सीखी। तो मैंने जो है वो ज़ाहिर है बता दिया, वो यूएई से लोग आए हुए थे। और बाद में मुझे पता चला कि वो जो हायरिंग कंपनी थी एक्चुअली दैट वाज सिमंस इंजीनियरिंग कंपनी। सिमंस यूएई जो है वो सेल्स इंजीनियर्स हायर कर रहे थे फॉर सेल्स ऑफ लाइटिंग प्रोडक्ट्स। तो अब ये उस वक्त नहीं पता था, मगर फिर बाद में उन्होंने मुझे मैं इंटरव्यू दे के वापस आ गया, फिर उनके जो जनरल मैनेजर था उसकी मुझे कॉल आई कि जी आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया है, आपने इंटरव्यू में ज़रूर आना है। तो खैर मैं फाइनल इंटरव्यू में भी गया, मेरी उन्होंने सिलेक्शन कर ली। अब मेरे साथ जो बाकी लोग लिए थे, 4 लोग उन्होंने लिए थे टोटल पूरे पाकिस्तान से। बाकी लोग तो बहुत एक्सपीरियंस थे और मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, चूँकि अभी आई वॉज वेरी फ्रेश कैंडिडेट। तो मैंने बहरहाल उनसे पूछा कि आपने मेरी सिलेक्शन की क्यों है। उन्होंने कहा कि अप्लाई तो बहुत सारे लोगों ने किया था, मगर ऐसा एक भी इंजीनियर नहीं था जिसको अरबी और फ़ारसी ज़ुबान आती हो। चूँकि यूएई के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी अरबी ज़ुबान में होती हैं, और ईरानियन कस्टमर्स भी बहुत सारे आते हैं जिनके साथ फ़ारसी में बातचीत करना पड़ती है। अब मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब चीज़ें, जब मैं सीख रहा था कि इस तरह से ये मेरी कैरियर ग्रूमिंग में हेल्प करेंगी, मगर बहरहाल नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। तो बहरहाल मैं दुबई पहुँच गया। कुछ अरसे में सिमंस में लाइटिंग डिपार्टमेंट मुझे प्लेस किया। मेरे साथ जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है मई या जून का महीना था, बैक इन 2005, और बाकियों को कहा उन्होंने कि आप जाएं और इंडस्ट्री से ज़्यादा सेल्स इंजीनियर का जो काम होता है कि बिज़नेस लेके आएँ, ठीक है ना। आप ज़ाहिर है उन्हें $100 कमा के देंगे तो वो आपको $10 देंगे आपकी सैलरी में। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने बाहर नहीं जाना, आप हेड ऑफिस में बैठें, ठीक है ना। तो मैं एयर कंडीशन माहौल में बैठा हेड ऑफिस, सीमेंस के हेड ऑफिस के अंदर, जो कि दुबई के पुराने एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट था। और उन्होंने कहा आप वहाँ पे बैठे, हमारे जो डेलीगेट्स आते हैं ईरान से आते हैं, डिफरेंट अरब कंट्रीज से आते हैं, चूँकि सीमेंस का एक मिडिल ईस्ट का हेड ऑफिस है वहाँ पे सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने कहा कि आप उनके साथ जो है वो डिस्कशंस करें, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बताएं। तो इस तरह से मेरा जो टाइम था दुबई का वो इतना ज़बरदस्त गुजरा, और मुझे उन्होंने ट्रेनिंग का काम दे दिया। बाकी लोग जो हैं वो 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पूरे यूएई में बिज़नेस लेने के लिए घूमते थे, और मैं वहाँ पे हेड ऑफिस के अंदर बैठ के सिर्फ मीटिंग्स करता था और प्रोडक्ट्स के बारे में बताता था। बहरहाल मैंने 1.5 ईयर्स काम किया वहाँ पे, और सीमेंस के अंदर। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं सुबह को भी लाइट बल्ब बेच रहा हूँ, दोपहर को भी लाइट बल्ब, रात को भी लाइट बल्ब, एक ही काम है। तो ज़िंदगी में जो डाइवर्सिटी थी ना वो ख़त्म हो गई, और एक ही मोनोटॉनिक रूटीन और सेल्स इंजीनियर का जो काम होता है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि आई शुड गो फॉर हायर क्वालिफिकेशन। तो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया। तो फाइनली मेरी सिलेक्शन होगी, जो कि मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो मेरी इंपीरियल कॉलेज लंदन, जो कि उस वक्त दुनिया की 5वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे मेरी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मास्टर्स के लिए उन्होंने सिलेक्शन कर ली। मगर जो मुझे स्कॉलरशिप मिला वो स्कॉलरशिप एक शेल कंपनी का स्कॉलरशिप था, और उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो मुझे कहने लगे कि आप चाहें तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, बिकॉज वो ऑब्वियसली शेल के साथ रिलेट करता था एरिया। मैंने कहा जी मैं, आप स्कॉलरशिप दें या ना दें वो आपकी मर्ज़ी है, मगर मैंने तो जो फील्ड चूज़ किया है मैं तो उसी के साथ ही स्टिक करूँगा। तो भारत मेरे पास जो भी कोई जमा पूंजी थी जो मैंने दुबई में कमाई, वो मैं लेके चला गया इंपीरियल कॉलेज लंदन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मास्टर्स के लिए, और मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं था। और इंपीरियल कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, ज़ाहिर है दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी है और एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो वहाँ पे जाके मैंने उन्हें कहा कि जी मैं तो पूरी फ़ीस नहीं दे सकता, जितने मेरे पास हैं आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स में कर दीजिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपके पास जितने पैसे आप जमा करवा दें, बाकी पैसे जो हैं वो आप जब तक नहीं देंगे तब तक आपको डिग्री इशू नहीं होगी, बाकी आप पढ़ते रहें। तो बहरहाल ये बड़ा इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी। मैंने वहाँ मास्टर्स शुरू कर दिया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, और 4-5 माह के बाद मुझे एक लेटर मौसूल हुआ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ, बायोमेडिकल नहीं है, बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंपीरियल कॉलेज लंदन। उन्होंने एक लेटर मुझे भेजा, वहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने, प्रोफेसर जॉन लिवर, उनका कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि हमने आपको बार ग्रेड स्कॉलर ऑफ द ईयर के तौर पे हमने आपको सेलेक्ट किया है, और ये 5,000 पाउंड का आपके लिए एक असिस्टेंस है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था।
मगर ये कि उन्हें अंदाज़ा था, उन्होंने देखा कि ये अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है और अभी तक इसने फ़ीस भी नहीं दी, और उसने अपोलोजाइज़ भी किया कि वी आर सॉरी कि इतनी देर हो गई अब तक हमें अप्रोच करने में, मगर ये चेक, और उसी पोस्ट में यानी रेगुलर रॉयल मेल की पोस्ट के अंदर वो 5,000 पाउंड का चेक भी था जो मेरे घर के एड्रेस पे आ गया। अब मैं उस वक्त काफ़ी परेशान था, ऑब्वियसली चूँकि बहुत सारी फ़ीस थी, मेरा ख्याल है 16-17 हज़ार पाउंड मुझे पे करने थे, जिसमें से कुछ मैंने 4 या 5,000 पाउंड पे किए थे। तो बहरहाल मैंने उससे ये किया कि वो जो 5,000 पाउंड का उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भेजा, मैंने कहा जी मैं 500 पाउंड आपको महीने के महीने आपको अपनी फ़ीस की मद में अदा करूँगा और बाकी पैसे मैं आपको डिग्री की कंप्लीशन पे दे दूँगा। तो वो बहरहाल दे वर हैप्पी, वो एग्री हो गए उस चीज़ पे, जो अकाउंट्स ऑफिस था उनका। वहाँ पे जो है वो इस तरह से मेरा मास्टर्स जो है वो आगे चलता रहा। अच्छा, मीनवाइल वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप डिफरेंट कंसल्टिंग फर्म्स में अप्लाई करना शुरू करो जो कि एजुकेशनल कंसल्टिंग प्रोवाइड करती हैं लंदन में। उन्होंने एक दो का रेफरेंस लेटर भी दिया, तो मैंने एक कंसल्टिंग फर्म को चूज़ किया और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और आम तौर पे जो हमारे कोलीग्स जो वहाँ जाते हैं और जो जॉब्स करते हैं, वो कोई मैकडॉनल्ड्स में कोई काम कर रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने इस तरह की कोई और जॉब नहीं की थी। कोई शू शॉप पे काम करता है। मैंने अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखा था। और बहरहाल 4-5 माह के बाद मुझे वो एजुकेशनल कंसल्टिंग फर्म थी, उन्होंने मुझे हायर कर लिया। और फिर वहाँ से लेके, यानी ये बात है 2005 की, 2005 से लेके पिछले साल तक, इट मीन्स 2019 या 2020 तक मैं उनके साथ अटैच रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और वो मुझे बड़ा हैंडसम पे करते थे एजुकेशनल कंसल्टिंग का। तो मैंने वहाँ से ही सारा कुछ कमाया और वहाँ से ही मैंने जो है वो अपनी सारी मास्टर्स की फ़ीस पे की। और जैसे ही मेरा एमएस मुकम्मल हुआ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बायो इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान वापस आके एक तो मेरी शादी हो गई और दूसरा मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया। और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को 2008 में मैंने ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेरा ख्याल है 4 माह मैंने कॉमसेट्स में सर्व किया। और उसके बाद फिर एक मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आया, तो मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद चला गया। और मतलब कि वहाँ 4 माह कॉमसेट में सर्व करने के बाद मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। मेरे ख्याल है 4-5 माह वहाँ सर्व किया होगा। तो मैंने फिर अप्लाई किया डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, देखना शुरू कर दिया फॉर ए पीएचडी। अब उसमें जो है वो जो भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स थे उस पर मैं अप्लाई करता था। और एक स्कॉलरशिप जिसमें मैंने नॉमिनेशन करवाई अपनी यूनिवर्सिटी से, और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैड बीन काइंड इनफ के उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मेरी नॉमिनेशन कर दी फॉर द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। अब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नॉमिनेट करती हैं। तो बहरहाल अप्लाई मैंने कर दिया था, मगर बहुत कंपटीशन था। और उसके इंटरव्यूज़ जो हैं इस्लामाबाद में भी हुए, पेशावर में भी हुए, कोयटा में भी हुए। और मुझे तो ज़ाहिर है अपना कुछ भी एहसास नहीं था, बल्कि सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेरी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने अपना जैसे ही अप्लाई किया और इंटरव्यू दिया एचईसी इस्लामाबाद में, उन दिनों डॉक्टर अताउर रहमान नए नए एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया था प्रोसेस इसका स्कॉलरशिप्स का, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स का, दूसरे स्कॉलरशिप्स का। तो एक थ्रू ए सिलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस लोग सेलेक्ट किए जाते थे। तो बहरहाल मैंने जो है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ। और मीनवाइल मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप ऑफर हुआ टू डू पीएचडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इन कैंटरबरी इन यूनाइटेड किंगडम। तो मैंने कहा अब कॉमनवेल्थ तो पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, और भी स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई किया था। तो मैं इंग्लैंड चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में, कैंटरबरी में, जो कि अबाउट 70 माइल्स है फ्रॉम लंदन टूवर्ड्स साउथ वेस्ट काल्बन। वहाँ पे मैंने पीएचडी शुरू कर दी इन रिलेटेड टू ए फील्ड इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और फिर मतलब कि मुझे भूल भी गया कि मैंने कभी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो जब मैं वहाँ से, मुझे 4 माह हुए पीएचडी शुरू की, और मैं अपनी फैमिली को भी साथ ले गया था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी वहाँ पे कैंटरबरी में। तो मुझे एक ईमेल मौसूल हुई एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से, कि आपकी नॉमिनेशन हमने कर दी है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए फॉर ए पीएचडी। और अब उसके लिए मैंने आइल्ट्स का अपडेटेड रिज़ल्ट भी जमा नहीं कराया था। सो ये आप देख लीजिए कि मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट था, और मुझे जो तवक्को नहीं थी कि मेरा कॉमनवेल्थ में आएगा स्कॉलरशिप में नाम, तो मैंने
जो मेरा आइल्स जो मैंने जमा करवाया था वो भी एक्सपायर हो चुका था। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि जी आप एक हफ़्ते के अंदर आइल्स का अपडेटेड रिज़ल्ट दीजिए। तो मैंने आइल्स जो है वो उसका एग्ज़ाम दिया। वो फॉर्चुनेटली अगले दिन की डेट मिल गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में ही। वो मैंने उसका जो भी डिज़ायर्ड बैंड था वो आ गया मेरा, और मैंने उसका रिज़ल्ट जमा कराया। तो उन्होंने 10 लोग नॉमिनेट किए थे HEC पाकिस्तान ने। उसमें से जो है वो 3 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, और फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम। और पूरे पाकिस्तान से वाहिद मैं था जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में था। एक हमारे साथ मेडिसिन में थी आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से, एक जो है वो लम्स से थी मैनेजमेंट साइंसेज में MBA के लिए, और एक जो है मैं था PhD के लिए। तो बहरहाल इस तरह से मैंने फिर 10 माह पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट में, रिसर्च की PhD के लिए। फिर मैं इंपीरियल कॉलेज लंदन वापस आ गया एज ए कॉमनवेल्थ स्कॉलर। एज ए कॉमनवेल्थ स्कॉलर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है कि हम चाहें तो कहीं भी चले जाएं, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी जा सकते हैं, ऑक्सफोर्ड भी जा सकते हैं। मगर मेरा चूँकि इंटरेस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, और मुझे एक्सपीरियंस भी था इंपीरियल का कि हाउ वेल दे टेक केयर ऑफ़ देयर स्टूडेंट्स, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंपीरियल कॉलेज से ही PhD करूँगा। तो मैं 4 साल वहाँ इंपीरियल कॉलेज में, मैंने 4 या 4.5 साल लगे मुझे PhD के लिए। इस दौरान मेरी एजुकेशनल कंसल्टिंग जो मैंने 2005 में शुरू की थी वो भी चलती रही। और ज़ाहिर है उससे अच्छा एक एक्सपोजर मिला, डिफरेंट सिटीज़ देखने का इत्तेफाक हुआ, डिफरेंट एम्बेसीज़ में डिफरेंट ट्रेनिंग्स डिलीवर की, डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई, डिफरेंट कल्चर्स से मिले, टिपिकली ब्रिटिश फैमिलीज़ के साथ अच्छा इंटरेक्शन रहा। तो एक सोशली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस दौरान अच्छी बात ये थी कि एज ए कॉमनवेल्थ स्कॉलर हमें बड़ा अच्छा वो एक्सपोजर भी देते थे। हमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ट्रेनिंग्स भी दिलवाएं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मुझे याद है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने हमारी सिटिंग करवाई कि हम साइंटिफिक करिकुलम कैसे डेवलप करते हैं, अपने बच्चों को इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में क्या करवाते हैं, A लेवल्स में क्या करवाते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। क्वीन ने जब भी कोई बड़ी सेरेमनी करना होती थी तो हमें उसमें ज़रूर बुलाया जाता था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस। तो ये मेरा स्टे था वहाँ लंदन में। तो मैंने फिर जब मेरी PhD मुकम्मल हो गई तो फिर मुझे ऑफ़र्स आई कुछ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं 2 दफ़ा गया, एक दफ़ा कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट में, और एक दफ़ा जो है वो एक और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट FMRI सेंटर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से है, वहाँ से पोस्ट डॉक की ऑफ़र्स थी। मगर मैंने कहा कि बहुत अरसा रह लिया है वहाँ पे, और अब इट्स बेटर टू गो बैक। इसी दौरान मैंने डॉक्टर जुनैद ज़ैदी को ईमेल की कि मैं पाकिस्तान आना चाह रहा हूँ। और जुनैद ज़ैदी साहब जो है वो ही इज़ ऑलवेज़ इन हंट ऑफ द पीपल जो कि अपने मुल्क में आके वापस कुछ काम करना चाहें। तो ज़ैदी साहब ने फ़ौरन मेरी ईमेल का रिस्पॉन्स लिखा और मुझे कहा कि आप जो है वो डॉक्टर साहब से मिलें जो कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हैं। तो वहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से मुलाकात हुई वहाँ पे उन प्रोफेसर साहब से जिनको ज़ैदी साहब ने रिक्वेस्ट किया था, फॉरवर्ड किया था मेरा केस। तो बहरहाल उसके बाद फिर मेरे कांटेक्ट रहे, और हमारी फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान में जब आया तो मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी में वापस ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ये पूरी लाइफ स्टोरी है जो कि जिसने मुझे लैंड करवाया फाइनली इन द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और मैं मार्च 2013 में यहाँ पे आया, और फिर इसके बाद आके मैंने यहाँ अपना एक रिसर्च ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग रिसर्च ग्रुप। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो कोई 9 PhDs जो हैं हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे जर्नल पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, मोर देन 150 जर्नल पेपर्स। और अच्छी बात ये हुई कि चूँकि जुनैद ज़ैदी साहब रेक्टर थे उस वक्त, और ही इज़ द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी एज़ वेल, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और किस तरह से सपोर्ट, उसकी एक एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे ही मैं वापस आया मैंने अंडरग्रेड लेवल पे भी रिसर्च शुरू करवाई, मास्टर्स लेवल पे भी रिसर्च शुरू कराई, PhD लेवल पे भी रिसर्च शुरू कराई, और पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे भी रिसर्च शुरू कराई। तो हर लेवल पे रिसर्चर्स हमारे साथ थे। और हमने ये नहीं किया कि हम सिर्फ जी टॉप लेवल पे ही रिसर्च करेंगे, चूँकि ये डिफरेंट टीयर्स ऑफ रिसर्च जो हैं ये सब मिल के एक अच्छा रिसर्च ग्रुप बनाते हैं।
तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ बहुत सारे मेरे कोलीग्स भी यहाँ पे, कोलीग्स भी कहना चाहिए, जो कि पीएचडी करना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे एज ए पीएचडी स्कॉलर ज्वाइन कर लिया, और फिर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स भी हमने ले लिए। और मेरा ख्याल है शायद कॉमसेट्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा 2000 दैट्स इन 2015 मेरा ख्याल है 2015 में ऐसा हुआ कि हमारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो हमारे साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके 6 रिसर्च पेपर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक्सेप्ट हो गए फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। एक बड़ी हमारी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। तो मैंने एक काम ये किया था कि वापस आके अपने सब रिसर्चर्स से कहा था कि यू शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट प्रोफेशनल सोसाइटी, ताकि हमें पता चले कि दुनिया में क्या काम हो रहा है, तहकीक में हमारे एरिया में क्या काम हो रहा है। और वो बहुत बड़ी सोसाइटी है। उसका जो फ़ायदा है वो ये हुआ कि मैं भी और मेरे सारे स्टूडेंट्स भी, रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ जितने भी थे मेरे रिसर्च ग्रुप में, वो बिल्कुल अपडेटेड रहे अपने रिसर्च एरियाज से। और मैंने जैदी साहब को ईमेल की कि सर इस तरह से इतने लोग जो हैं वो हमारे पेपर्स अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के एक्सेप्ट हो गए हैं। तो जैदी साहब ने मेरी एक ईमेल की रिक्वेस्ट पे कहा भाई इन सबको भेजो वहाँ, और यूनिवर्सिटी ने टिकट्स भी दी, और मतलब कि सब स्टूडेंट्स को, 6 के 6 स्टूडेंट्स को फ्रॉम इस्लामाबाद टू इंग्लैंड रिटर्न टिकट्स भी दी, और उसके साथ ही साथ उन्हें मेंटेनेंस और सस्टेनेंस जो जो हमने कहा जैदी साहब ने उन्हें हमें फैसिलिटेट किया। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल जाते रहे, कभी कभी मैं भी जाता था, कभी कभी मैं नहीं भी गया, मगर ये कि स्टूडेंट्स हमेशा जाते रहे हमारे, यानी हमारे स्टूडेंट्स फिर वियना भी गए। मेरे ख्याल है वियना में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारा जो रिसर्च ग्रुप था उसके कुछ 14 के करीब पेपर्स थे। उसके बाद हम गए, उसमें 21 के करीब टॉक्स थी हमारे ग्रुप्स की। तो अब ये हालात हैं कि दुनिया में पता है कि जहाँ पे एमआरआई में कोई काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सो इट मस्ट बी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सो दिस इज़ एक्चुअली ए रिकग्निशन वी हैव। और मुझे याद है कि हमारी एक स्टूडेंट जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो उस कॉन्फ्रेंस पे गई, उसका बल्कि एक सेशन एडम्ब्रो यूनिवर्सिटी में भी हो रहा था। वो एडम्ब्रो यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने वो अपनी टॉक दी, 15 मिनट की टॉक दी, और अंडरग्रेड स्टूडेंट थी, और जब वो वापस उतरी स्टेज से तो उनसे पूछा एक प्रोफेसर ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, कि बेटा आप अपनी पीएचडी के कौन से साल में हैं? उसने कहा जी मैं तो अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से, मैं 7वें सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो दैट वाज द लेवल ऑफ रिकग्निशन। और फिर मुझे ईमेल्स भी आई कि जी आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और फिर ये तो सिर्फ वन ऑफ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बाद 2015, 16, 17, 18 हम दुनिया में बहुत जगहों पे गए, पेरिस में गए, सिंगापुर में गए, सब स्टूडेंट्स को लेके गए। और उससे जो इम्पैक्ट होता था, एक यूनिवर्सिटी का नाम जो एक होता था कि एक तो ये कि मैं अकेला जाके 20 पेपर्स पढ़ दूँ, दैट इज़ समथिंग एल्स। और फिर एक ये कि मैं 15 स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन लेके जाऊँ, और उसमें मेरे ख्याल है हम दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी होते थे इस लेवल पे जो इतने सारे स्टूडेंट्स को लेके जाते थे। और उसके लिए मैं जो है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर जुनैद ज़ैदी। उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, और बेसिकली वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसकी वजह से जो है वो वट एवर वी हैव बीन सो फार, तो यूनिवर्सिटी में जो है वो मतलब कि हमारे पास एक बहुत अच्छी रिकग्निशन, और दुनिया में जो अच्छी रिकग्निशन आई उसमें हम डॉक्टर जुनैद ज़ैदी का कंट्रीब्यूशन जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। कमिंग ऑन टू द रिसर्च कंट्रीब्यूशंस ऑफ अ रिसर्च ग्रुप, अभी तक हमारी रिसर्च लैब को 4 यूनाइटेड स्टेट्स के पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं, यानी एप्लीकेशन ग्रांट हो चुके हैं 4 पेटेंट्स उन एरियाज़ जो कि एमआरआई के एरियाज़ हैं जिससे हमने जिनमें काम किया है। और तकरीबन 75 के करीब अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हमारे साथ थीसिस मुकम्मल कर चुके हैं, और उन 75 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे इस वक्त दुनिया की बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा, ताइवान की यूनिवर्सिटीज़, सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज़, हॉलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स और पीएचडीज़ कर रहे हैं, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनीवा में, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे एमआरआई से या मेडिकल इमेजिंग से रिसर्च फील्ड्स से रिलेटेड रिसर्च फील्ड्स के अंदर अपनी पीएचडीज़ मुकम्मल कर रहे हैं, मास्टर्स मुकम्मल कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो अभी भी हमारे पास 5 पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं। पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे भी हमने काफ़ी काम किया है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स भी हमारे पास आते रहे हैं। 2017 से और 2017 और 2018 में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऑफ लागोस नाइजीरिया से एक साहब इटली की फंडिंग लेके पीएचडी करने आए थे, और उनका जो रिसर्च का टॉपिक था वो ये था कि हाउ होली कुरान मेमोराइजेशन अफेक्ट्स आवर मेमोरी। तो हमने, अब ये दुनिया की पहली तहकीक थी
जो कि MRI स्कैनिंग की मदद से होनी थी, और हमने वो की। और उसमें भी फिर जैदी साहब की सपोर्ट, जुनैद जैदी साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हमारी कोलैबोरेशन एक डेवलप हुई विद नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज। वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल इमरान मजीद थे, उन्होंने हमें हेल्प किया। और CMH के अंदर जो हमारे जो हुफ़ाज़ कराम थे जिनका हमने MRI स्कैन करवाना था, वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनके स्कैन्स हुए, और बहरहाल फिर उसका एक इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा आया कि जो तहकीक हमने पब्लिश की उसके फिर उसमें उसके रिज़ल्ट्स जो हैं फिर हमने एडनबरो यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर के साथ जॉइंटली एनालाइज करवाए, और फिर हमने देखा कि होली कुरान मेमोराइजेशन जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है मेमोरी सेल्स को, और मेमोरी कितनी ज़्यादा हो जाती है उससे। तो उसका वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, होली कुरान मेमोराइजेशन MRI, ये सर्च वर्ड्स में डालेंगे। सो मेरा ख्याल है दुनिया में ये पहली तहकीक है जो कि इसके MRI टेक्नोलॉजी के साथ कि हमने हुफ़ाज़ को, नॉन हुफ़ाज़ को, बहुत सारे लोगों को स्कैनर मशीन में, MRI मशीन में डाला और उनके ब्रेन को पढ़ा, और उससे हमने डेटा एनालाइज़ किया। तो ये भी एक हमने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च लेवल पे तहकीकी, इसमें फिर हमारी सारी टीम इन्वॉल्व थी, चूँकि वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना, उन्हें लेके जाना, वो स्कैनिंग उनकी करवाना बहुत मुश्किल काम है। 80 के करीब वॉलंटियर्स को ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हमने जो है वो किया, और ये वी वर्कड एज ए टीम वर्क। और ये सब चीज़ें हैं जो कि रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीम वर्क, कोलैबोरेशंस। और फिर 2019 में मुझे सिलिकॉन वैली इनवाइट किया गया टू डिलीवर ए 50 मिनट्स टॉक। आई वाज द ओनली प्रोफेसर फ्रॉम द होल सब कॉन्टिनेंट जिसे उन्होंने बुलाया था कि आप आके अपना बताएं कि किस तरह से आप AI को और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स को और हाई स्पीड कंप्यूटिंग को MRI रिकन्स्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने फिर वहाँ मैं गया, यूनाइटेड स्टेट्स और सिलिकॉन वैली के अंदर मैंने वो पूरी टॉक दी, और फिर उन्होंने वो पूरी दुनिया में पब्लिसाइज भी की। तो दैट वाज आल्सो ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। और अभी भी वो अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है एनवीडिया की वेबसाइट पे। और अच्छी बात यह है कि मेरी रिसर्च लैब को एनवीडिया USA ने, जो कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में वन ऑफ द पायनियर कंपनी है, उन्होंने मेरी लैब को सिस्टम्स जो हैं वो डोनेट किए हुए हैं। और हम जो भी तहकीक करते हैं, आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल कंपटीशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एनवीडिया के जो GPUs थे वो यूज़ कर रहे हैं। मगर अगेन हमें जो GPUs तो एनवीडिया ने दे दिए, मगर डॉक्टर जुनैद ज़ैदी के पर्सनल इंटरेस्ट से उसके जो सिस्टम्स हैं, जो हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो हमें प्रोवाइड हुए यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग के विच वी आर ग्रेटफुल कि इस यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत अच्छा रिसर्च इन्वायरमेंट दिया, और वी आर हैप्पी कि वी आर वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च ग्रुप्स इन द होल कंट्री, वाइडली रिकग्नाइज्ड नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनली भी हमें जाना जाता है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको बाहर के लोग इनवाइट करते हैं। अभी भी हमारे एक जो रिसर्चर हैं जिन्होंने PhD हमारे साथ की, उनको स्विस गवर्नमेंट एक्सेलेंस अवार्ड पे वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं जिनीवा टीचिंग हॉस्पिटल में। एक जो है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी USA में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सो अब हमें लोग पूछते हैं, हमें ईमेल्स करते हैं कि जी आपको हमें सूटेबल कैंडिडेट दें, US की यूनिवर्सिटीज़ से, स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ से, स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटीज़ से, जो भी हमारे काम को जानता है और पढ़ता है, वो हमसे ख़ुद रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें स्टूडेंट्स दें आप हर लेवल पे, PhD स्कॉलर्स के लेवल पे, मास्टर स्टूडेंट्स स्कॉलर्स के लेवल पे, चूँकि दुनिया के अंदर इन सेट ऑफ स्किल्स के साथ बहुत सारे लोग नहीं हैं। एक और चीज़ जिसको हमने अपने रिसर्च ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया, वो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूँ कि आप दूसरी ज़ुबान सीखें। ठीक है, यानी इंग्लैंड के अंदर मैंने रहते हुए देखा, और मेरी इवन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी जो इंटरेक्शन रही, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो इंटरेक्शन रही, वहाँ पे जो डिस्कशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वो लोग वहाँ पे A लेवल्स और IGCSE में उस वक्त तक क्वालिफ़िकेशन नहीं देते स्टूडेंट को जब तक वो दूसरी ज़ुबानें ना सीख ले, और वो अपने कल्चर के मुताबिक फ़्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं। तो हमें अपने कल्चर के मुताबिक अगर हम अरबी ज़ुबान सीखें और फ़ारसी ज़ुबान भी सीखें, तो हम अपने कल्चर के हिसाब से, मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि मैंने कभी अरबी ज़ुबान सीखते हुए ये नहीं सोचा था कि मुझे इसकी बेस पे जॉब मिल जाएगी, मगर ये कि उसकी बेस पे पूरा मिडल ईस्ट ओपन हो गया मेरे लिए। और अगर मेरे पास लैंग्वेज स्किल ना होती तो ऑब्वियसली आई वाज वन ऑफ द, जिस तरह बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे उस तरह से मैं भी एक एप्लीकेंट था। तो जब तक आपके पास वो सेट ऑफ स्किल्स हों,
वो आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, तो मैंने अपने सब स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि हमें अरबी ज़ुबान सीखनी है। उससे एक तो ये कि दीन की समझ आएगी, आपको देखें कुरान पाक की ख़ुद बराह रास्त समझ आएगी, हदीस की आप बराह रास्त समझ हासिल कर सकते हैं। तो हमने एक पिछले 4 साल से अपने रिसर्च ग्रुप के अंदर एक वीकली कुरान सर्कल शुरू किया हुआ है, और हम हर फ्राइडे को पहले करते थे, फिर हम अभी सैटरडे को करते हैं। सैटरडे मॉर्निंग मेरे सब रिसर्च स्टूडेंट्स, वो किसी भी लेवल पे हो, अंडर ग्रेड लेवल वाले, पीएचडी लेवल वाले, पोस्ट डॉक लेवल वाले, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और हम कुरान पाक का एक रुकू जो है वो हम कवर करते हैं। वेरी रिसेंटली हमने सूरा यूसुफ जो है वो 14 सेशंस में जिनकी टोटल लेंथ तकरीबन 30 घंटे बनती थी, हमने पूरी सूरा यूसुफ जो है वो हमने कवर की है। और उसमें जो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो आज की यूथ के लिए जो कुरान पाक का पैगाम है, उसके जो लेसन्स हैं, उसको हमने हाईलाइट करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है। तो न सिर्फ हम स्टूडेंट्स को रिसर्च लेवल पे उन्हें रिसर्च करना सिखाते हैं, बल्कि साथ ही साथ उनके अंदर एथिक्स और इस्लामिक एथिक्स और इस्लामिक टीचिंग्स इन द ट्रू नॉलेज ऑफ द होली कुरान। चूँकि देखें कुरान पाक जो है वो दैट इज़ द बुक ऑफ गॉड, उसके अंदर जो है कोई हेर फेर नहीं है, उसके पैगामात बहुत वाज़े हैं, और उसके अंदर जो है वो उससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और वो जिस लेवल की बात करता है वो लेवल जो है वो मतलब कि और कोई किताब तो समराइज़ कर ही नहीं सकती। तो आज के नौजवानों के लिए उसके अंदर जो असबाक हैं वो हम कोशिश करते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हमने उसके अंदर, आप कभी आपको इत्तफाक हो उन सेशन से सुनने का हमने पब्लिक किए हुए हैं, तो उसमें हम अपनी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को रिलेट करते हैं कि वो किस तरह से हुई, साइंस टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हैं, एथिक्स को रिलेट करते हैं, एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग को रिलेट करते हैं। ठीक है, और चूँकि ज़ाहिर है मैं जब मेरा स्टे था इंग्लैंड में, उसके दौरान मुझे इत्तफाक हुआ बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज़ करने का। मैंने मेरा ख्याल है कोई मोर देन 200 आवर्स के ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स एज़ पार्ट ऑफ माई PhD, जिसमें कि आप यूँ समझ लीजिए एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग पे एक स्पेशल कोर्स था 10 दिन का, जो मैंने TU डेल्फ्ट में हॉलैंड में जाके किया, जिसमें कि एथिकल एस्पेक्ट्स कैसे सिखानी चाहिए इंजीनियर्स को, वो हमने ट्रेनिंग्स की वहाँ पे। उसमें हमारी बहुत अच्छा हमारा एक्सपोजर हुआ, हमारी मुलाकात हुई उन फिजिसिस्ट्स के साथ जिन्होंने वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था जो कि USA ने जापान पे गिराया था। उनके साथ हमारी इंटरेक्शंस हुई, फिर उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से मिसयूज़ किया जाए तो इंसानियत के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए सूरा कहफ़ के अंदर बहुत सारे पैगामात हैं, जिसमें कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो दीवार याजूज माजूज को रोकने के लिए खड़ी की, फिर किस तरह उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, वो सारी चीज़ें हमने सूरा कहफ़ में भी कवर की। और स्टूडेंट्स के अंदर जो एथिकल वैल्यूज़ जो कि ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम प्रोवाइड करती हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर इंस्टिल करें। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ चलती हैं। हम स्टूडेंट्स को अपने रिसर्च ग्रुप के अंदर रिसर्च करना भी सिखाते हैं, लिटरेचर रिव्यू करना सिखाते हैं, उसके बाद जो है वो रिसर्च लिखना भी सिखाते हैं, रिसर्च को प्रेजेंट करना भी सिखाते हैं, और फिर उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी भी ट्रेनिंग उन्हें देते हैं। और उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो कि हमने जो ख़ास तौर पे मैंने अपने इंग्लैंड के स्टे के दौरान सीखा या अपने ओवरऑल प्रोफेशनल कैरियर में सीखा, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें इंस्टिल हों। मगर यही है कि जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो एक उन्होंने नज़म लिखी है फ़ारसी में मौलाना रूमी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए। उसमें उनसे पूछा, इकबाल ने पूछा मौलाना रूमी से, वो एक वर्चुअल मुलाकात है इकबाल की जो उन्होंने उसमें अपनी गालबन बाले जिब्रील में नकल की है। उसमें अल्लामा इकबाल जो हैं वो पूछते हैं मौलाना रूमी से कि आज का जो इल्म है ना, जदीद इल्म, इसने इंसान को बहुत तबाह कर दिया है, तो मुझे ये बताइए कि इससे बचने का, इस गुमराही से बचने का क्या तरीका है। तो उसके जवाब में मौलाना रूमी के अल्फाज जो वो शेर जो इकबाल नकल करते हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि मौलाना रूमी ने कहा कि इल्म रा बर्तन जने मारे बवद, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ये एडिट करना पड़ेगा। इल्म रा बर्तन जने मारे बवद, इल्म रा बर दिल जने यारे बवद। अब ये फ़ारसी का शेर है। वो कहते हैं कि मौलाना रूमी इकबाल को नसीहत करते हैं और अल्फाज इकबाल के ही हैं कि इल्म रा बर तन जने मारे बवद, कि
इल्म को अगर अपने जिस्म पे मारोगे, अपने जिस्म की परवरिश के लिए इल्म का इस्तेमाल करोगे, तो ये बहुत बड़ा सांप बन जाएगा। मार कहते हैं फ़ारसी में बहुत बड़े सांप को। तो कहते हैं इल्म रा बर तन जने मारे बवद, कि इल्म को अगर अपने जिस्म की परवरिश के लिए इस्तेमाल करोगे, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल करोगे, खा वो कोई भी इल्म हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इल्म हो, तो वो बहुत बड़ा आस्तीन का सांप बन जाएगा जो तुम्हें डस लेगा। और फिर कहते हैं दूसरे मिसरे में कि इल्म रॉ बर दिल जने यारे बवद, हाँ अगर इल्म को अपने दिल पे मारोगे ना तो बहुत अच्छा दोस्त तुम्हारा बन जाएगा। तो इल्म जो है, खा वो दुनिया का इल्म हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, उसके साथ एथिक्स और अखलाकियात बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पैगाम देता हूँ कि इल्म रॉ बर तन जने मारे बवद, इल्म रॉ बर दिल जने यारे बवद। तो इल्म जो है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि इखलाकी तौर पे आपको मजबूत करे, और आप सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इल्म हासिल ना करें, हाँ वो कोई भी इल्म हो, बल्कि उसको जो है वो आप इस्तेमाल करें अपनी इसलाह के लिए, अपने माशरे की इसलाह के लिए, माशरे में तब्दीली लाने के लिए। सो दैट विल बी द ट्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर सेल्फ आपकी सोसाइटी के लिए। देखिए, रिसर्च क्वालिटी के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, और आप सिर्फ तहकीक के लिए जो उसका तरीक़ाकार होता है वो ये है कि आपको एक अच्छा सुपरवाइज़र चाहिए। यानी बुनियादी चीज़ जो है, देखें हम सब, आप में से बहुत सारे लोग जिन स्कूलों से निकल के आए, तो हम जो कुछ हैं अपने असातिज़ा की वजह से हैं। तो इदारे जो हैं, और ये बात डॉक्टर जुनैद ज़ैदी का विजन भी यही था, और वो अक्सर हमें यही बात समझाते थे कि इदारे जो हैं वो बड़ी बिल्डिंग से नहीं बनते, एयर कंडीशनर से नहीं बनते, वो बनते हैं अच्छे उस्ताद से। तो अगर आपको कोई अच्छा सुपरवाइज़र मिल जाए, अच्छा उस्ताद मिल जाए, ठीक है, जो कि उन सारी आपको एक रास्ता दिखा दे, तो वो चीज़ें जो हैं फिर आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात, अच्छी बात तो ये है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, विच विल बी ए पॉजिटिव थिंग। और उसके साथ जो है वो आप फिर एक उस्ताद की रहनुमाई में पूरा लिटरेचर, जो भी आपने अपना रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, उसमें आप जो है वो उसका लिटरेचर पढ़ें, और लिटरेचर पढ़ के फिर उसे लिखना भी सीखें। तो असल में जो तहकीक में जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि दूसरों की लिखी हुई चीज़ें आप पढ़ सकें, और फिर उसके अंदर आप गैप्स आइडेंटिफाई कर सकें, और आपके अंदर इतनी क्रिटिकल थिंकिंग हो। देखें, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जीआरई का एग्ज़ाम दे लें या कोई दूसरा एग्ज़ाम दे लें, वो क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो प्रमोट करते हैं, रट्टा लगाना नहीं। बल्कि क्या है कि अब देखें, मैंने जब इंग्लैंड में था, आप जो है वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में मैं सदर्न पंजाब के एक स्कूल से पढ़ा, और उर्दू मीडियम स्कूल था वो, ठीक है। मगर यह कि मैंने इंग्लैंड के अंदर अपने 8 साल स्टे के दौरान हर लेवल पे पढ़ाया, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट्स को भी पढ़ाया, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, डिफरेंट इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, डिफरेंट डिग्रीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और तो वो जो सेट ऑफ स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, जो हमने क्या किया, जब हम मैट्रिक इंटर पढ़ते थे तो हम टेक्स्ट बुक्स का अच्छी तरह मुताला करते थे। और ये है कि बात वही है कि दिल के इल्म जो है ना, वो इल्म के रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट्स को अगर आप क्लियर करेंगे तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों की लिखी हुई चीज़ें पढ़ सकें, जो कि एक रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए। और फिर आप सिर्फ उस तहकीक को आप पढ़ें और उससे अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक पूरी स्ट्रेटजी चाहिए, वो स्ट्रेटजी बड़ी ज़रूरी है। वो स्ट्रेटजी आप डेवलप करें, फिर आपने जब अपने रिज़ल्ट्स निकाले, फिर आपको उसे लिखना भी आना चाहिए। तो उसके लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स भी आ जाएंगी कि आपकी जो, और ऑब्वियसली आजकल इंग्लिश ज़ुबान जो है वो मेन कम्युनिकेशन मेथड है तहकीक लिखने का। तो वो आप अपना पेपर जो है वो पेपर भी लिखें, फिर उसके साथ ही साथ आप उसको प्रेजेंट करने के काबिल भी होना चाहिए। यानी अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है आप बहुत अच्छे रिसर्चर हों, मगर अगर आप दूसरों को अपने पैगामात पहुंचा नहीं सकते आसान ज़ुबान में, तो वो तहकीक जो है वो शायद उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमें उन्होंने स्पेशली 3 दिन का कोर्स करवाया इंपीरियल कॉलेज लंदन में, बीबीसी के साइंस जर्नलिस्ट को बुला के, और उन्होंने 3 दिन हमें ट्रेनिंग किस बात की दी, हाउ टू कम्युनिकेट साइंस टू नॉन साइंटिफिक ऑडियंस। आपने किस तरीके से, जो आपने तहकीक की है, जो काम किया है आपने, हाउ टू कम्युनिकेट साइंस टू नॉन साइंटिफिक ऑडियंस। और फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि साइंस जर्नलिज्म जो है ये बहुत बड़ा फील्ड है। बीबीसी जो है वो पीएचडीज़ को लेता है साइंस जर्नलिज्म के लिए। तो
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें राइटिंग भी आ जाती है, उसके अंदर रीडिंग भी आ जाती है, उसके अंदर लिसनिंग भी आ जाती है, और फिर अपना काम जो है वो दूसरों के आगे प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाती हैं। और फिर ऑब्वियसली इसकी सब रूट्स जो हैं वो आपकी शुरू की एजुकेशन के अंदर लाई करती हैं। और फिर ये कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी तहकीक करते हैं, फिर आप उसे लिखते कितने अच्छे तरीके से हैं, फिर आप उसे प्रेजेंट कितने अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें एक और मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूं कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया फॉर पोस्ट डॉक पोजीशन, एक इंटरव्यू था इन द कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट। तो प्रोफेसर श्नाइडर वॉज ए रिनाउंड प्रोफेसर देयर, जो कि कार्डियोवैस्कुलर एमआरआई पे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है। मैंने वो प्रेजेंटेशन दी और सब लोग बड़े इम्प्रेस थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, प्रोफेसर श्नाइडर ने, उन्होंने कहा भाई आपका काम बहुत अच्छा है, हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं, मगर ये है कि आपने जो बातें की हैं ना, ये 70 साल के कार्डियोलॉजिस्ट को समझा दें। वो एक बाबा जी उन्होंने बिठाए हुए थे, वो 70 ईयर्स के कार्डियोलॉजिस्ट थे पुराने ज़माने के, और उन्होंने कहा अपनी बातें जो भी आपने तहकीक की है उनको आप समझा दें। तो ये बात जो है, फिर वहाँ पे मैंने जब उन्हें आसान अल्फाज, ऑब्वियसली आप एक इतने पुराने कार्डियोलॉजिस्ट को चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जो कि आज ना एमआरआई को जानता है, किसी लेटेस्ट चीज़ों को शायद नहीं जानता। तो वो फिर मुझे याद आया कि जो हमें ट्रेनिंग उन्होंने दी थी, हाउ टू कम्युनिकेट साइंस टू नॉन साइंटिफिक ऑडियंस, तो ये भी बड़ी अच्छी स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो अच्छे तहकीककार में होनी चाहिए, कि आपको मीडिया पे बुलाया जाए, आपको लोगों के सामने बिठाया जाए, तो आप अपनी तहकीक को आसान अल्फाज में प्रेजेंट कर दें। तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाती हैं। मेरा ख्याल है हमारे जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट से हम नहीं पढ़ते। मतलब कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है सिर्फ नंबर लेने की एक दौड़ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि हो सकता है, मैंने जब अप्लाई किया सिमंस जॉब के लिए, सिमंस दुबई की जॉब के लिए, तो मेरे परसेंटेज जो है गालबन 84% थे इंजीनियरिंग के अंदर, और मेरे कोलीग्स के किसी का 97% भी मार्क्स थे इंजीनियरिंग में, 98%। उन्होंने भी अप्लाई किया होगा, मगर उन्होंने मुझे पिक किया इसलिए कि मेरे अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स थी, ठीक है, जो कि दूसरों के अंदर शायद नहीं थी। तो जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग्स नहीं देता सब एरिया के अंदर, जिसमें सब चीज़ें शामिल हों, जिसके अंदर जो है आप अच्छा लिख भी सकते हो, आप अच्छा बोल भी सकते हो, ठीक है। और बाहर इस पर बहुत तहकीक हुई है। मैं खुद इंग्लैंड में पढ़ाता रहा हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये देखा, उन्होंने कहा कि जो लोग ए लेवल्स करके आते हैं, पाकिस्तान में तो एक ही ए लेवल्स का एग्ज़ाम बोर्ड है जो कि कैम्ब्रिज लेता है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में ए लेवल्स के डिफरेंट एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, AQA एग्ज़ाम बोर्ड, नफील्ड एग्ज़ाम बोर्ड, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं। तो उन्होंने OCR एग्ज़ाम बोर्ड, तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम बोर्ड से, उनके अंदर वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना एक करिकुलम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा प्री यू, ठीक है। प्री यू के नाम से ए लेवल्स का इक्विवेलेंट रखा। अब उन्होंने कहा जी हम प्री यू वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए। तो उसमें फ़र्क क्या था, मैंने वो करिकुलम भी देखा कि वो सॉफ्ट स्किल्स पे और कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पे जो है वो एम्फेसाइज करता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें नंबर और रट्टा की दौड़ से निकल के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पे कोशिश करनी चाहिए, और वो सेट ऑफ स्किल्स हम प्रोड्यूस करें अपने स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि अच्छा वो अच्छा बोल भी सकें, वो अच्छा लिख भी सकें, और वो अच्छे जो हैं वो तहकीक करने वाले भी हों, और उनके अंदर एथिकल वैल्यूज़ भी हों जो कि हमारा रिलीजन हमें चाहता है कि हमारे अंदर हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब इंटीग्रेट हो जाएं तो फिर एक अच्छी शख्सियत बनती है। और उसमें मेरा ख्याल है कि कुरान पाक का पैगाम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पैगाम, आजकल मैं अपनी रिसर्च के साथ अल्लामा इकबाल को पढ़ रहा हूँ। आजकल मैंने फ़ारसी कुलियात का मताला शुरू किया हुआ है, तभी उसी में से मैंने वो शेर भी आपको सुनाया पहले। उर्दू का उनके पूरे मुताले का, पूरे उनकी जो कुलियात थी सारी, बांगे दरा, बाले जिब्रील। तो मुझे हैरानी होती है कि हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर जो क्वालिटीज़ पैदा करना चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली हमने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। यही वजह है हमारी ज़बूं हाली की। तो हमें आना चाहिए वापस, हम लेटेस्ट एरियाज़ में रिसर्च करें, हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मताला करें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो पैगामात दिए उनका हम मताला करें, और वो उनका फ़ारसी कलाम भी है, उनका जो है वो उर्दू कलाम भी है, और फिर साथ ही साथ
हम जो है वो अपना जो कुरान पाक है उसको एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस लेके चलें, तो मेरा ख्याल है उसके अंदर हर ज़माने के लिए हिदायत मौजूद है। और साथ ही साथ हमें अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका नॉलेज, अब जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को 5वें सेमेस्टर में लेता हूँ, यानी 5वें सेमेस्टर में, यानी तीसरा साल उनका अभी शुरू होना होता है, तो मैं उन्हें पिक कर लेता हूँ कि मैंने किनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करवाना है हर साल, और फिर उनको मैं पूरी MRI पिक्चर टू प्रोटॉन पढ़ाता हूँ, जो कि एक बुक है कैम्ब्रिज की, पब्लिश हुई है, मेरे प्रोफेसर ने, मेरे अपने सुपरवाइज़र ने पब्लिश की थी, उनकी अपनी लिखी हुई बुक है इंपीरियल कॉलेज के, वो मैं पूरी पढ़ा देता हूँ उन्हें 5वें सेमेस्टर में। तो बात वही है जो इकबाल ने कहा था कि न हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्म इरफां है। तो नाउमीदी की कोई बात नहीं है, अगर हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस मुहैया की जाए तो मैंने ये देखा है कि कोई वजह नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे परफॉर्म ना कर सकें। तो हमें अच्छे उस्ताद, अच्छे असातिज़ा लाने चाहिए, अच्छे असातिज़ा को प्रमोट करना चाहिए, और उनके बारे में ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अब आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये बहुत अच्छी है कि दुनिया को पता चले कि किस किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे कोई और फ़ायदा उठाए, किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस से मैं फ़ायदा उठाऊँ, और फिर साथ ही साथ ये चीज़ भी हाईलाइट हो कि इदारों के अंदर जब अच्छे डिसीजन मेकर्स हों और वो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करें। फॉर एग्जांपल देखें, मेरी इस बात के दौरान बार बार डॉक्टर जुनैद ज़ैदी का जिक्र आया, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग की, तो हम आज जो सर्विसेज यहाँ कर रहे हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एज ए डिसीजन मेकर उनका जो किरदार था उसको तो फरामोश नहीं किया जा सकता। अब वो यहाँ के रेक्टर नहीं हैं, मगर ऑब्वियसली हम अगर यहाँ पर सर्व कर रहे हैं तो उनका सदका जारिया है, और ये दिस इज़ एक्चुअली जो चीज़ें आगे चलनी चाहिए। और मेरे ख्याल आपके इन सेशंस का एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी है ऑब्वियसली कि आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। इसमें एक चीज़ मैं लास्टली बताऊं, आपने पहले भी पूछा था कि अच्छा रिसर्चर कैसे बनते हैं, जिसमें एक अच्छा सुपरवाइज़र आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा मेंटोर आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है, और हर लेवल पे मेंटोर जो हैं वो ऑब्वियसली अवेलेबल होते हैं, आपको खुद ढूंढना पड़ता है उन्हें। हमारे इस रिसर्च ग्रुप के अंदर जो 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अंडर ग्रेड थीसिस की हैं, और उनमें से 80% स्टूडेंट्स के इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पेपर्स हैं, और पाकिस्तान में एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पेपर HEC की क्राइटेरिया के मुताबिक काफ़ी होता है आपको PhD अवार्ड करने के लिए। तो आप देखिए कि हम आखिर वही स्टूडेंट इनटेक है ना जो कि यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में आता है, मगर ये कि हम उन्हें किस तरह से ग्रूम करते हैं, और फिर उनमें से जो उनके कितने लोग हैं, इसका मतलब है कि वो अंडर ग्रेड लेवल पे इस लेवल की तहकीक करते हैं कि उन्हें PhD ग्रांट की जा सकती है। देखिए, दुनिया में आपका रिसर्च पेपर तो उसी सूरत में पब्लिश होगा जब आपने वो काम किया जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया, और तभी तो फिर दुनिया उन्हें हाथों हाथ लेती है। तो ये एक मेन मैसेज है कि अच्छे टीचर्स को एज ए स्टूडेंट आप सबको ढूंढना चाहिए, अच्छे मेंटर्स को ढूंढना चाहिए, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और वो सब लोग आपके दाएं बाएं मौजूद होते हैं। और फिर मोटिवेशन, एथिक्स, अखलाकियात, और अपना जहन बिल्कुल साफ़ रखें, ठीक है, चूँकि ये कि एक्टिविटीज़ अगर आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव कामों में नहीं लगाएंगे तो फिर आपके जैसे जो ज़मीन खाली पड़ी रहे उस पर फिर खुदरो झाड़ियाँ उगाती हैं। आप अपना वक्त देख लीजिए, अपना वक्त जो है अगर आप अच्छे प्रोडक्टिव कामों में नहीं लगाएंगे तो फिर जो है वो वक्त किसी और काम में इस्तेमाल हो जाएगा जो कि शायद बहुत अच्छा काम ना हो, बहुत प्रोडक्टिव काम ना हो। तो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने वक्त को एज एन एसेट समझ के इस्तेमाल करें, तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि आप आगे करियर में ग्रो ना कर सकें। जी, सबसे आखिर में मैं ये आइडियाज़ टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक मौका फ़राहम किया और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस पे जो है मैं आपको अपना एक मैसेज और अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये स्टूडेंट्स और जो इनके मेंटोर्स हैं वो सब ऑब्वियसली मिल के एक अच्छा काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और ये चीज़ें आगे एक एवलांच इफेक्ट जो होता है, जैसे ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है कि ये पैगाम आगे पहुंचेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू द आइडिया सोसाइटी एंड फाइनली टू कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसने हमें जो है ये सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से हमने इतना जो है वो एक अच्छी रिसर्च कंट्रीब्यूशन दी, नॉट ओनली एट द रिसर्च लेवल, एट द नेशनल लेवल, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जनरेट हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ें आगे चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच।